हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एनसीईआरटी आधार बैच फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है, का सामान्य ज्ञान का वीडियो नंबर 4 हम लेकर आए हैं। और इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो उन 3 वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 सामान्य ज्ञान का। ये क्या क्या टॉपिक क्या होगा इसका। तो महत्वपूर्ण धातु और अधातुओं के उपयोग। अब ये महत्वपूर्ण धातु और अधातु हैं कौन से। तो महत्वपूर्ण धातु की बात करें तो आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, हैलोजन अब और अक्रिय गैसें। इनके सारे फैक्ट पढ़ेंगे जो आज तक के सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हम लोग इसके आगे की सारी बातें। अब देखिए बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा सोडियम। हम बोले हैं कि सभी धातुएं हमें पढ़ना है, तो हम शुरुआत जो है सोडियम से करते हैं। अब सोडियम से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। देखिए, तो सबसे पहले बात करें सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम सबसे पहले अगर समझे बच्चों, तो सोडियम क्या है, तो एक प्रकार का धातु है। ये सब लोग याद कर लीजिए, सोडियम क्या है, धातु है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है, ठीक ना। सोडियम के प्रतीक की बात करें तो ये यने होता है। सोडियम का आयन की बात करें तो +1 होता है। सोडियम की जो संयोजकता होती है वो केवल 1 होती है। इतना याद कर लीजिए, सोडियम का प्रतीक यने, आयन प्लस का 1 और संयोजकता 1, परमाणु क्रमांक 11 होता धातु है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है, ठीक है। और सोडियम की और बात करें तो सोडियम जो है अत्यंत मुलायम होता है, मुलायम होता है। इसको जो है नाखून या चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है या इसके ऊपर मोम की एक लेयर लगा के रखा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं या इसके ऊपर मोम की एक मोटी परत लगा के तब इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए, वह कौन सी धातु है जो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो मुक्त अवस्था में सोडियम नहीं पाई जाती, मैग्नीशियम नहीं पाई जाती, कैल्शियम नहीं पाई जाती, एल्यूमिनियम नहीं पाई जाती, ठीक है, आयरन नहीं पाई जाती। ये सभी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, ठीक। किस धातु को चाकू से आसानी पूर्वक काटा जा सकता है। तो सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, ठीक है ना। वह धातु जो जलने पर पीला रंग प्रदान करती है, ये जरूर याद रखिएगा, पीला रंग प्रदान करती है वो एकमात्र है सोडियम, ठीक है। इसीलिए सोडियम लैंप भी होता है, अगर आप लोग को नहीं पता होगा ध्यान दीजिएगा। सोडियम लैंप जो है इसका प्रयोग कुहरे में किया जाता है। कहां पे, कुहरे में, क्योंकि पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करेगा। और पीला प्रकाश जो है कोहरे को काटता है, मतलब कोहरे में भी दूर तक जाता है, दूर तक दिखाई देगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला है, नेट्रियम किस धातु का लैटिन नाम है। तो देखिए, नेट्रियम याद कर लीजिए, नेट्रियम से ही बना है Na और आपको पता है कि इसका नाम क्या होगा, सोडियम होगा। अगला है, किन अधातुओं को खुले में रखने पर आग लग जाती है। और किन धातुओं को खुले में रखने पर आग लग जाती है। तो पोटेशियम और सोडियम ये ऐसे हैं कि इनको अगर खुले में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए इनको किरोसिन के तेल में संग्रहित किया जाता है। अगला है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से क्रिया करती है। तो ठंडे जल के साथ कौन क्रिया करती है, सोडियम क्रिया करती है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो सोडियम। अगला है, सोडियम कैसी धातु है, क्षार धातु है। सोडियम धातु का निष्कर्षण किन विधियों द्वारा किया जाता है, दोनों याद कर लीजिए, कास्टनर विधि, डाउन विधि। अब ये आपको अपने छोटे क्लासों के सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट पेपर में पूछता है। तो कास्टनर विधि और डाउन विधि द्वारा दोनों याद कर लीजिए, कास्टनर और डाउन विधि, ठीक है ना। अगले की बात करें तो किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो बेकिंग सोडा का घोल, अगर बेकिंग सोडा का घोल लेंगे
जो पेट में कहते नहीं एसिड आ गया है वो कम हो जाएगा। बेकिंग सोडा आपके घरों में जो यूज होता है पूड़ी कचौड़ी को फुलाने में, ये वही है NaHCO3। अच्छा, इसका प्रयोग क्यों करते हैं पेट के एसिडिटी को ठीक करने के लिए? क्योंकि ये जो है ये होता है क्षार प्रकृति का, ठीक है ना, ये होता है क्षार प्रकृति का, और क्षार होने से क्या है कि पेट के एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। अगला है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो यही क्षार यानी यही बेकिंग सोडा के घोल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। धावन सोडा के एक अणु में कितने जल होते हैं? तो याद रख लीजिए फार्मूला Na2CO3 10H2O, तो 10 अणु जो है जल के होते हैं। अच्छा, हम सोडियम में ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सोडियम का ही तो यौगिक है, ये सोडियम का यौगिक हुआ। नेक्स्ट है, ठीक है ना, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिला देता है? क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी में अगर दूध को गर्म करने में थोड़ी सी लेट हो जाए तो दूध जो है खट्टा हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो दूध खराब ना हो इसलिए उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है दूध को अम्लीकरण, दूध को अम्लीकृत नहीं होने देता, दूध को खट्टा नहीं होने देता, और दूध खट्टा नहीं होगा तो बेकार नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूध को बचाने का उपाय है, ठीक है ना। कोई समस्या? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे कुछ सारे फैक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगला है नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को क्यों सोख लेता है? देखिए, नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को क्यों सोख लेता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर क्या होगा? क्योंकि नमक में अशुद्धियों के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है जो प्रसवेदी स्वभाव का होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड इसका जिम्मेदार है। नमक जो है नमी को क्यों सोख लेता है? तो इसका एकमात्र जिम्मेदार प्राणी है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के मध्य बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह किस रूप में विघटित होता है? अब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के मध्य बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस रूप में विघटित होता है? तो देखिए ये हो जाता है, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक। अगला है चीली, थोड़ा सा ये देखिए गलत दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड में होता है Na+ और Cl- के रूप में विघटित होता है, ठीक है ना। चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। अब पिछली वीडियो में इसको हम लोग बात किए थे, NaNO3 इसका फार्मूला होता है। हाइपो किस अन्य हाइपो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सोडियम थाईसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट को इसी को जाना जाता है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये। अगला है बोरेक्स या सुहागा के रासायनिक समीकरण का क्या सूत्र होता है? तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट डेका, डेका माने 10। तो ये फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे, बताए भी थे। अगला है सोडियम एसिड अग्निशामक यंत्रों में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी वही सोडियम बाइकार्बोनेट ही हुआ, NaHCO3। अग्निशामक यंत्र का मतलब ये है कि इसका प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में भी होता है। अब इसका प्रयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में कैसे होने लगा? तो भाई जब ये अम्ल से क्रिया करता है ना, अगर ये अम्ल से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने में सहायक होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सोडा एसिड इसी को बोला जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा एसिड, तो एसिड तो है ही, सोडा के जगह पे ये लिया जाता है बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा की बात यहाँ पे चल रही है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा ये अलग है, Na2CO3 की बात की जा रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगला है कठोर जल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगला आपका है कि कठोर जल किसे कहते हैं?
तो कठोर जल किसे कहते हैं? तो ऐसा जल जिसमें साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं होता है उसे कठोर जल कहते हैं। इन्हें मुख्यतः कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन के लवणों की सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अगर देखिए कठोर जल होता क्यों है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण आ जाते हैं। क्या जाते हैं? लवण यानी साल्ट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट्स आ जाते हैं, इसीलिए कठोर जल हो जाता है, ठीक है। अब जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई का मतलब अगर उसको थोड़ा बहुत गर्म कर देंगे तो कठोरता समाप्त हो जाएगी, अस्थाई नहीं समाप्त होती। इसका प्रयोग, इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, धावन सोडा, तब जाकर सही होता है, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है कि जल की अस्थाई कठोरता के क्या कारण है। तो जल में अस्थाई कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबाल कर दूर कर सकते हैं। यानी अस्थाई टेम्पोरेरी हार्डनेस को उबाल कर, अगर केवल गर्म कर दें, हल्का सा उबाल कर यानी उबाल दें तो इसकी कठोरता दूर हो जाएगी, ठीक है। जल की अस्थाई कठोरता का कारण क्या है? तो अस्थाई कठोरता का कारण आप देख सकते हैं कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन, कॉपर आयन और फिर फेरिक आयन, एल्यूमिनियम आयन के सल्फेट, ठीक है ना। इन सब के कौन आते हैं? सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो कहीं ना कहीं वो अस्थायी कठोरता की ओर जा रहा है, और अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अलावा अन्य आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अन्य चीजें हो जाएंगी, यानी अस्थायी कठोर चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है? इन्हें दूर करने के लिए आयन विनिमय, परानिस्यंदन, प्रतिलोम परासरण इत्यादि प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इनके आयंस को यहाँ पे हटाया जाता है, तब जाके ये संभव हो पाएंगे, ठीक है ना। अब ये लगभग खत्म है और आप देख सकते हैं कुछ फार्मूले हैं, सोडियम कुछ यौगिक हैं, सबको पता है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा NaOH होता है, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। कई नाम है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन लेब्लांकिक विधि, साल्वे विधि, वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। फार्मूला क्या होता है? ये होता है, आपको ये याद कर लेना है, सबको आता है। अब देखिए बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, आटे में मिलाने वाला सोडा, आटे में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूलती है, क्योंकि इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फार्मूला क्या है? NaCO3, ठीक है ना। नेक्स्ट है साधारण नमक, नमक का फार्मूला सबको पता होगा, NaCl, ठीक है ना। अब सोडियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है 12 हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 हो जाता है, ठीक है। इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आयन प्लस का 2 हो जाता है, संयोजकता इसकी 2 हो जाती है, ठीक है। और इसके सिंबल की बात करें तो मैग्नीशियम का Mg हो जाता है। और मैग्नीशियम और बताएं आपको तो ये धातु ही होता है, बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, ठीक। अब चलिए मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट, KCl MgCl2 6s2। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक किसे कहते हैं? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड बनाता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये टफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला है एप्सम साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, इसका उपयोग सिरा से चीनी के निष्कर्षण में किया जाता है। जैसे सिरा बन गया है तो सिरा से चीनी कैसे बनाया जाए, इसके निष्कर्षण में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है, जो किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है? तो मैग्नीशियम जो है सफेद बनता कैसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे
तो वो लौ के साथ जलेगा, उस लौ का रंग जो है सफेद होगा। देखिए सोडियम जो है वहां पीला था, को याद होगा, बट मैग्नीशियम यहाँ पे सफेद के साथ जलता है, जलने के बाद बनाता है MgOH का टेकन ट्वाइस। मैग्नीशियम रिबन को वही सेम फार्मूला, MgCl2 जल में किस में विलेय है, MgCl2 जो है जल में विलेय है, ठीक है। MgO का विलयन होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। सोरेल सीमेंट का रासायनिक समीकरण है तो MgCl2 5MgOXS2, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसको आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,2 होता है, इसके आयन जो है +2 होते हैं, संयोजकता केवल 2 होता है, ठीक है ना। चलिए प्रकृति में कौन मुक्त अवस्था के रूप में नहीं पाया जाता, तो कैल्शियम भी उसमें से शामिल है, यानी कैल्शियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, जब भी पाया जाएगा ये अपने अयस्क के रूप में ही पाया जाएगा, फिर इससे इसको जो है शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला है दूध, यानी मिल्क में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सबको पता है कि दूध में जो है कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला है क्विक लाइम किसे कहते हैं, तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है CaO को जो है क्विक लाइम कहा जाता है। देखिए बच्चों ये सारे प्रश्न जो हैं ऐसे हैं कि 70% आप लोगों ने सुना होगा, बट कंफ्यूजन होता है, गलतियां करते हैं, ठीक है। और 30% आपको न्यू मिलेगा यहाँ पे, तो जरूर ध्यान से पढ़िएगा और सबको नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। अगले की बात करें, ठीक है, तो बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, बुझा हुआ चूना कहते हैं। देखिए शुष्क चूना, ठीक है, शुष्क चूना ये होता है, या इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, और जब इसमें पानी मिलाते हैं तो बनता है ये, तो जब पानी मिला दिए तो कहते हैं बुझ गया। तो बुझे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का टेकन ट्वाइस होता है, ठीक है ना। अगला है अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अनबुझा चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है, तो देखिए अगर अम्लीय मिट्टी हो गई है तो उसमें बीजों का अंकुरण नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए बीजों का अंकुरण हो भी गया है, तो उसमें जो है और ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अम्लीय मृदा में कृषि करने के लिए हम लोग बिना बुझे चूना यानी CaO का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पानी मिलाकर भी कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। तो इससे क्या होगा, मिट्टी जो है अम्लीयता कम हो जाएगी और उसमें जो है फसल अच्छी होगी। अगला है शुष्क बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो CaOCl2। अब आप खुद बताइए कि CaO हो गया आपका बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, तो इस पर अगर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तभी तो होगा, ठीक है ना। तो क्लोरीन गैस अगर प्रवाहित करते हैं शुष्क बुझे हुए चूने पर, तो आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। अगला है निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग जो है किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। अक्सर तालाब जिस तालाब में मछलियों का पालन होता है तो वहां का भी पानी थोड़ा सा स्वच्छ हो जाए, ठीक है, बहुत सारे फंगस और बैक्टीरियाज ना आ पाए, तो इसके लिए भी जो है इसी ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समय समय पर जो है कुआं की भी साफ सफाई के लिए ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक। औद्योगिक स्तर पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो नाम याद कर लीजिए, हेसेन क्लेवर विधि, ठीक है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो चूने के पानी का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र आपको ऊपर 2 से 3 बार मिल चुका है, उम्मीद है कि आपको याद हो गया, ठीक। नेक्स्ट की बात किया जाए, अब थोड़े टफ वाले हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं एक साथ पूरा। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा सफेद रंग। ठीक। कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन जल में घुलनशील नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्योंकि देखिए ये संगमरमर का सूत्र है। और आप ही बताइए, ठीक है, कि क्या संगमरमर पानी में घुल जाएगा? तो कभी नहीं घुलेगा। अच्छा, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो चूने के पानी से आप लोगों ने घरों की पुताई की होगी, तो उसमें चमक एक आध दिन बाद आता है। तो एक आध दिन बाद क्यों आता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ क्रिया करके एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चमकीला होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, अगला है कि चूना पत्थर मुख्यतः किसका बना होता है? यही कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? यही कैल्शियम कार्बोनेट ही है। चूना पुताई के दौरान CaOH का टेकन ट्वाइस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर दीवारों पर कौन सी परत का निर्माण करता है? तो कौन सी परत का निर्माण करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के परत का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम किसका मिश्रण होता है? तो मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट व सल्फेट का। ठीक। दंत मंजन पाउडर तथा पेस्ट के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है? मोती आप लोगों ने समुद्री सुना होगा, हीरा मोती। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका नाम है इरागोनाइट। इसमें 85% जो है जल होता है। ठीक है। 2 से 4% जो है कांचियोलिन होता है। 0 से 10% जो है कांचियोलिन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है ना। तो 85% तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। 85%, 15% बाकी चीजें होती हैं। अच्छा, जिप्सम के सूत्र की बात हो रही है। ठीक है। तो जिप्सम के सूत्र की बात हो रही है, तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है ना। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो भाई सबको दिख रहा है कि पानी के 2 अणु होते हैं। यहाँ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है कि पानी के 2 अणु होते हैं। कोई समस्या? चलिए, अब मैग्नीशियम भी लगभग समाप्त है। अब बारी है हम लोग के एल्यूमिनियम की बारी में। ठीक है ना। चलिए, बाकी चीजें वही हैं। अब देखते हैं एल्यूमिनियम। अब देखिए, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स कम मिलेंगे आपको। जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 13 होता है। ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी होता है 283। चूंकि बाहरी कोष में 3 है, इसलिए इसका आयन जो है प्लस का 3 होगा और इसकी जो संयोजकता है ये क्या होगा? 3। इतनी बातें आपको याद रखनी। ठीक है। अब बॉक्साइड किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। ठीक है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हाइड्रेट एल्यूमिना। ठीक है। अब बॉक्साइड धातु के वैद्युत अपघटन में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होती है? तो उभयधर्मी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, Al2O3, Al2O3 न तो अम्लीय प्रकृति का होता है और न तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ध्यान दीजिएगा। किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काट सकते नहीं काट सकते? एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते। कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती? एल्यूमिनियम नहीं करती। कौन सी परत एल्यूमिनियम को संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करती है? वही Al2O3। Al2O3 जो है एल्यूमिनियम को सुरक्षा प्रदान करती है ताकि इस पे जंग ना लगे। ठीक है। तो ये ध्यान दे लीजिएगा और इसमें कोई विशेष समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स और देख लीजिए। ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र तो Aln। दुर्गंध नाशक में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। दुर्गंध नाशक, ठीक है, एंटी परस्पिरेंट, ठीक है, डेंड्रॉन्ट का में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? तो एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र तो AlCl3 हो गया। ठीक है ना। कौन सी धातु कार्बन अपचयन अपक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं की जा सकती? तो एल्यूमिनियम को नहीं कर सकते। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, ठीक है,
नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीलम रूबी इसी को कहा जाता है। ठीक। अच्छा, जल रोधी कपड़ों को बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? देखिए, अदाह का मतलब जो जले न, अदाह का मतलब जो जले न, और जल रोधी मतलब जो भीगे न। तो न जले और न भीगे ऐसे कपड़ों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है एल्यूमिनियम कार्बाइड, यानी Al4C3। ठीक। मीथेनाइड किसे कहते हैं? तो एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 पर, ठीक है, ये बनता है। अब पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? फिटकरी। पोटास एलम मतलब फिटकरी, लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, अब पांचवें धातु की बात करते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो पायरोलुसाइड से होता है। बर्तनों एवं कपड़ों पर बादामी धब्बे जल में किसकी अधिकता से संकेतक है? कपड़ों एवं बर्तनों एवं कपड़ों पर बादामी धब्बे जल में किसकी अधिकता से हैं? तो मैग्नीज की अधिकता से। आप कभी कभी देखते हैं कि सफेद कपड़ों पे या बर्तनों पे एक धब्बे बन जाते हैं, और उस धब्बे से लगता है कि ये बर्तन काफी पुराना है और काफी दिनों से साफ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो किसकी उपस्थिति से हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं मैग्नीज की उपस्थिति से। ध्यान दीजिएगा। कुएं की लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल दवा जो है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 के नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चे इसका नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना। अगला है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है मैग्नीज। ठीक है। शुष्क सेलों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। तो इसकी दो तीन बातें याद रखिएगा, सबसे कम वाला, लाल दवा वाला, अब बर्तन वाला, ये कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है। चलिए, अब अगला धातु है हम लोग का आयरन। आयरन यानी लोहा। देखिए, लोहा की बात करें तो इसका जो है सिंबल Fe होता है। इसके दो आयन होते हैं, एक आयन होता है प्लस का 2, एक आयन होता है प्लस का 3। देखिए, अगर प्लस का 2 है तो इसका नाम हो जाएगा फेरस आयन, अब प्लस का 3 है तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक आयन। ठीक है ना। अगर प्लस का 2 है तो इसका नाम होगा फेरस आयन, अब प्लस का 3 है तो इसका नाम होगा फेरिक आयन। ठीक। अब लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लाल हेमाटाइट से। बैलाडीला की खान से किसका संबंध होता है? तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, हेमेटाइट का। लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन है? तो मैग्नेटाइट। लोहे के निष्कर्षण में किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो वात भट्टी यानी वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आल जो फैक्ट्स देख रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जंग किसे कहते हैं? तो लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसमें लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं। यह हवा की नमी व ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है ना। लौह धातु के क्षयकरण में क्या आवश्यक है? तो ऑक्सीजन तथा नमी। अगर लौह धातु है तो क्षय का मतलब इसमें जंग क्यों लगता है? तो ऑक्सीजन और अगर नमी है तो इसमें जंग लगेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अगला है, ठीक है ना, अब देखिएगा कि लोहे में जंग के प्रमुख गुण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। जंग लाल भूरे रंग का होता है। जंग लगने से जो लोहा है वो कमजोर हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अगला है, लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता। जस्ता को ही बोला जाता है जिंक। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये इसको, ठीक है, संक्षारण, संक्षारण की बात करें यानी जंग, ये जंग लगने से बचाने का कार्य करता है। ठीक ना। अगला है, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, तो यही गैल्वेनाइज्ड यानी यसद लेपन, हिंदी में यसद लेपन, अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना। जब तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या निर्मित होता है? तो फेरिसोफेरिक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। हरा कशिश, तो हरा कशिश के अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो इसका होता है फेरस सल्फेट यानी Fe4 × 7H2O। ठीक है, याद रखिएगा, 7H2O जरूर याद रखिएगा। अगला है झूठा सोना। ठीक है ना। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन सल्फाइड को। ठीक है ना।
आयरन सल्फाइड Fe2S को बोल सकते हैं, ठीक है, या FeS को बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन सल्फाइड को कहा जाता है, ठीक है। आयरन सल्फाइड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आयरन सल्फाइड, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आयरन के कुछ और हैं, दो चार देख लेते हैं, कुछ खास तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब ये है लोहे की किस्में, देखो होता है ढलवा लोहा, देखिए ढलवा लोहा को कास्ट आयरन बोलते हैं। कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है 2.5% तक। यह कठोर व भंगुर होता है, निम्न क्वालिटी का। कठोर का मतलब यह है कि इसको हथौड़ी से पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक। फिर अगला है पिटवा लोहा। यह आघात वर्ध और तन्य होता है, अतः इससे चादरें व तार बनाए जाते हैं। कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है, बहुत कम होती है। यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। ध्यान के पिटवा लोहा जो है शुद्ध लोहा होता है, ठीक है ना। इस्पात, तो इस्पात की बात करें तो यह लोहा व कार्बन का एक मिश्र धातु है, ठीक है ना। और कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कार्बन ढलवे लोहे में, सबसे कम कार्बन, ठीक है, पिटवे लोहे में। और इस्पात में तो होगा ही, इस्पात यानी स्टील की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं कि तांबा, जिंक एवं टिन, मतलब इन तीनों को यहाँ पे एक साथ खत्म किया जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो आप देख पा रहे हैं तांबे का प्रयोग किया गया। तो लोहा मत बताइएगा। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, तो इसी तांबे को कहा जाएगा इसमें से। देखिए यहाँ तांबा हो गया, और उत्कृष्ट धातु की बात करें तो सोना भी उत्कृष्ट धातु है, चांदी भी उत्कृष्ट धातु है, और प्लेटिनम। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, ये सब उत्कृष्ट धातु की कैटेगरी में आते हैं। उत्कृष्ट का मतलब ये है कि ये किसी अन्य चीजों से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नकली सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो रोल्ड गोल्ड को जाना जाता है, ठीक है। यह एक मिश्र धातु होती है जिसमें कापर 90%, एल्यूमिनियम 10% होती है। तो रोल गोल्ड नकली सोना, ये याद रखिएगा। नीला थोथा या नीला कशिश किसे कहते हैं, तो क्यूप्रिक सल्फेट कहा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, मानव शरीर में, ठीक है, कापर की वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है, विल्सन, ठीक है। मानव शरीर में अगर कापर की वृद्धि होती है तो विल्सन नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अगला है, किस धातु को हवा में रखने पर रखने पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट चढ़ जाती है, तांबा। तांबे को अगर हवा में रखेंगे तो उस पर यह फार्मूला चढ़ जाता है, जिसका वो हरे रंग का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तांबे पर किस रंग का जो है जंग लगता है, जंग यानी संक्षारण होता है, तो तांबे पर जो है हरे रंग का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई समस्या। अगला है, जल योजित कापर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, तो CuSO4 5H2। जिंक ब्लैंक से किस धातु का निष्कर्षण, अब जिंक ब्लैंड है तो जिंक ही होगा, ठीक है। सफेद थोथा, तो सफेद थोथा कहते हैं जिंक सल्फेट को। फिलास्फर उल किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर उल कहा जाता है। उल माने हो गया ऊन, ठीक है ना। लिथोपोन का मिश्रण होता है जिंक सल्फाइड व बेरियम सल्फेट का, ठीक है, ये हो गया। कौन स्फुरदीप्त का गुण प्रदर्शित, स्फुरदीप्त का मतलब है चमक, स्फुरदीप्त का मतलब यह है कि चमक वाली रोशनी कौन उत्पन्न करता है। तो चमक वाली रोशनी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड जो है उत्पन्न करता है। अगला है, चूहे मारने की दवा क्या होती है, तो चूहे मारने की दवा होती है जिंक फास्फाइड Zn3P4। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का। लकड़ी की वस्तुओं को चूहों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का, ठीक है। चर्म रोग की दवा किससे बनाई जाती है, तो चर्म रोग की दवा बनाई जाती है जिंक कार्बोनेट से। जिंक कापर सल्फेट विलयन से कापर को अलग कर सकता है, क्यों, क्योंकि जिंक कापर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। अभी अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील क्या है, वीडियो नंबर 3 में आप लोग देख लीजिएगा, वहां हम पूरा डीप बताए हुए हैं, ठीक है ना। अगला है, भोजन के बर्तनों पर चांदी की परत लगाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं, क्योंकि जिंक टिन से अधिक क्रियाशील होती है, बच जाता है चांदी।
तो चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट अयस्क से। ठीक है। किस कारण चांदी खुले हवा में काली पड़ जाती है? तो जिंक सल्फाइड के कारण, सॉरी सिल्वर सल्फाइड के कारण। कौन सी धातु सर्वाधिक आघात वर्धनीय है? चांदी। चांदी को सबसे ज्यादा फैलाया जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? सोना, चांदी, प्लेटिनम। Ag प्लस Cl माइनस के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? AgCl। इसको हार्न सिल्वर भी कहा जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग होता है। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहां होता है? ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये फैक्ट याद कर लीजिए। सिल्वर क्लोराइड का फोटोक्रोमेटिक कांच में, और सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में, और सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में। ठीक। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किन यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट में तीनों का प्रयोग कर सकते हैं, AgCl, AgBr, AgI। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनर कास्टिक। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मतदान के समय, ठीक है, मतदाताओं की उंगली पर किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 होता है। ठीक है ना। AgNO3 को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके अपघटित हो जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना क्यों वर्जित रहता है? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक के साथ प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो चम्मच को नष्ट कर देती है। ठीक। नेक्स्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ब्रोमीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक। अगला है सोना। अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है ना। सोने का निष्कर्षण प्रायः किससे किया जाता है? तो केलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से। कौन सी धातु वायु से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती? सोना, और इसीलिए सोना महंगा है। ठीक है ना। सोना अम्ल राज विलयन में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो क्लोरोआरिक अम्ल। ठीक। सोना को कठोर बनाने के लिए इनमें क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। आरम किसे कहते हैं? सोना को। झूठा सोना तो कॉपर पायराइड, आयरन पायराइड। और स्वर्ण की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है? कैरेट में। सर्प विरोधी सुई के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑरिक क्लोराइड, AuCl का। सर्प विरोधी सुई में, ठीक है, अगर आपको सुई सांप काट लेता है तो। अब देखिए, 24 कैरेट का मतलब होता है, ठीक है ना, क्या होता है? 100% सोना शुद्ध है। 22 कैरेट का मतलब होता है कि 22 भाग सोना 2 भाग तांबा, यानी लगभग 91.66% होता है। 20 कैरेट का मतलब है लगभग 83% होता है। अच्छा, निकाल भी सकते हैं, जितना कैरेट कहे उसको ऊपर कर दीजिए, अब बटे कर दीजिए 24 गुणते 100 आ जाएगा। जैसे 22 कैरेट बोल दिया तो 22/24 गुणते 100 कर दीजिए। 4 से काटिए तो 4 छः 24 आ गया, 25 का 100। अब 2 से काटिए, 2 3 6, यहाँ आ गया 11, 11 में 3 का भाग कर लीजिए, या इसका गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 275, अब बटे आ गया 3, 275 में 3 का भाग कर लीजिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये सोना से रिलेटेड कुछ बातें थी। ठीक है ना। अब इतनी बातें हो गई। अब हम लोग क्या है कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे अन्य अधातुओं और उनके उपयोग। धातु तो लगभग हम लोगों ने देख लिया, अब पढ़ेंगे अधातु और उनके उपयोग। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।